नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कोरोना काल के बाद अगर आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं पर फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे थे, तो आपके पास एक अच्छा मौका है, क्योंकि ज्यादातर बैंक्स जो हैं वो जो होम लोन दे रहे हैं वो काफी सस्ती दरों पर दे रहे हैं और अब तक की काफी ज्यादा सस्ती दरें हैं जिस पर आपको होम लोन ऑफर हो रहा है। अब ऐसे में आपको होम लोन लेने के लिए किन बातों का ख्याल रखना है, होम लोन लेने से पहले आपको क्या कुछ चेक करना है, बैंक होम लोन आपको देने से पहले क्या कुछ देखती है, ये आज हम समझने वाले हैं अपनी इस खास पेशकश में। हमारे साथ जो खास मेहमान होंगे उनका भी परिचय करा दें। हमारे साथ आज हैं अभिनव कौल, ये है वीपी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप bankbazaar.com से। अभिनव, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या खास आज हम चर्चा करेंगे शो में, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम जानेंगे कहां मिल रहा है सस्ता होम लोन, लोन लेने से पहले क्रेडिट स्कोर क्यों जरूरी, क्या है सस्ता लोन पाने का आसान तरीका, और समझेंगे होम लोन लेने से पहले आपको क्या करना है। तो यहाँ पर अभिनव, जैसा हम शो की शुरुआत में कह रहे थे कि घर कई लोगों के खरीदने का सपना है, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतों की वजह से हमने ख़ास तौर पर कोविड के टाइम पर देखा कि लोगों ने इस अपने लक्ष्य को थोड़ा बैक सीट पे ला दिया था। फाइनेंशियल दिक्कतें और डेफिनेटली लॉकडाउन जैसी स्थिति सामने आ गई थी। लेकिन शुरुआत में इस बात से करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से बैंक्स या जो LIC हाउसिंग जैसी जो कंपनी है वो जो स्कीम्स लेकर आई हैं, वहीं से मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि होम लोन की ब्याज दर उन्होंने 6.66% मतलब सबसे सस्ते दर पर यहाँ पर वो ऑफर कर रहे हैं होम लोन। तो एक सेंटिमेंट सुधारने का बैंक का ये एक प्रयास है जिससे कि ना सिर्फ उनके घर खरीदने का सपना पूरा हो बल्कि हाउसिंग सेक्टर को भी बूस्ट मिले। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने स्वाति। देखिए, जैसे आपने बताया LIC हाउसिंग फाइनेंस ने अपना रेट कम करके 6.66% कर दिया है, जो कि आज तक का सबसे कम ब्याज दर अगर पिछले 15-20 साल में देखा जाए तो काफी कम ब्याज दर हो गया है ये इस समय। ओवरऑल मैं कहूंगा, जैसे आपने स्टार्टिंग में भी बताया कि पिछले करीब 1-1.25 साल से जो डिमांड थी वो थोड़ी सी दबी हुई थी। लोगों ने अपने परचेज को थोड़ा सा डेफर कर दिया था, कुछ वेट कर रहे थे कि चीजें थोड़ी सी ईज आउट हो जाए, कोविड का साइकिल थोड़ा सा कम हो जाए, तो उसकी लोग कस्टमर्स भी वेट कर रहे थे। उसके अलावा अगर देखें, बड़े टिकट के जो परचेजेस थे वो लोगों ने थोड़े से डेफर कर दिए थे। मार्केट में इस समय इन्वेंट्री भी काफी अच्छी है, जो घर है वो बन के तैयार है, जो बिल्डर्स हैं उन्होंने भी काफी अच्छी स्कीम अब निकाल दी है उस इन्वेंट्री को खत्म करने के लिए। और साथ में ये जो बैंक्स ने अब पहल करी है, जो रेट और कम कर दिए हैं, तो मैं कहता हूँ ओवरऑल ये इस समय काफी अच्छा एक सिनेरियो है। अगर कोई घर लेना चाहते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं उस EMI को, 6.66% तो काफी कम है। बाकी काफी और बैंक्स हैं, SBI है उनका 6.7 है, HDFC के भी ऑलमोस्ट यही रेट है, कोटक महिंद्रा है। काफी सारे बैंक्स ने अभी इस समय काफी रेट्स कम कर दिए। मैं कहूंगा आइडियल टाइम है, अगर कोई होम परचेज करना चाहे तो बिल्कुल इस समय जाना चाहिए उसके लिए। बिल्कुल, और अलग अलग बैंकों की दरों से आपको ये आइडिया मिल रहा होगा कि अभी जो होम लोन की दरें हैं वो लोएस्ट लेवल पर हैं। तो अगर आप इसका फ़ायदा अभी उठाना चाहते हैं, अगर आपने बैक सीट पर अपना नया घर लेने का सपना रख रखा है, तो शायद आप उसको फिर से अपने फॉरवर्ड एक्शन प्लान में ला सकते हैं। और कुछ बैंकों की जो ब्याज दरें हैं होम लोन की वो हमने आपको दिखाई भी कि अराउंड 6.6% से लेकर 8.5% तक ये जो कुछ बैंक हैं वो अभी ऑफर कर रहे हैं होम लोन पर ब्याज दरें। अब इसमें कुछ लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आप सभी के लिए जानने और समझने ज़रूरी है। और जैसा अभिनव ने भी बताया कि हाँ, डेफिनेटली डिमांड को बूस्ट मिलेगा पोस्ट कोविड सिनारियो में। उम्मीद की जा रही है कि सेंटिमेंट भी सुधरेगा और हाउसिंग सेक्टर जो है वो फलेगा फूलेगा।
लेकिन ये समझना ज़रूरी है जो एक बैंक है, क्योंकि वो एक लेंडर है, उसको एक पोटेंशियल एक अच्छे कस्टमर को लोन देना है, एक ग्राहक उसका अच्छा होना चाहिए। तो एक बैंक एक कस्टमर में क्या देखता है लोन देने से पहले? क्योंकि कई लोग हैं जो कि इस डर में रहते हैं कि कहीं उनका लोन रिजेक्ट ना हो जाए। तो बैंक के अपनी कंडीशंस क्या होती है? जी, देखिए बैंक कुछ बेसिक चीजें तो जरूर देखता है अपने कस्टमर को लोन देने से पहले। सबसे पहले तो वो देखता है कि कस्टमर की जो क्रेडिट हिस्ट्री है या उनका जो क्रेडिट स्कोर है वो क्या रहा है। अगर कस्टमर ने पहले कभी कोई लोन लिए हैं, उसको वो समय से पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा बैंक ये देखता है कि आपकी इनकम के अगेंस्ट जो आपकी एक्सपेंडिचर है वो कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है। वो उसी के एडजस्टमेंट में फिर आपका एक लोन अमाउंट डिसाइड करता है। इसके अलावा आपसे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मांगी जाती है जो स्टैंडर्ड होती है। सब बैंक्स आपसे आपका एक एड्रेस प्रूफ मांगेंगे, आईडी प्रूफ मांगेंगे, केवाईसी जिसको कहते हैं। इसके अलावा आपसे बैंक स्टेटमेंट्स ले सकते हैं। आपकी एम्प्लॉयमेंट की वेरिफिकेशंस होती हैं, आपकी इनकम की वेरिफिकेशन होती है, आप जिस प्रॉपर्टी को लेना चाह रहे हैं उसका भी लीगल टेक्निकल होता है। सो ओवरऑल एक पूरा अंडरराइटिंग का प्रोसेस होता है स्वाति है, जिसमें कि क्रेडिट स्कोर से लेकर के आपकी कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशंस, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, आपकी प्रॉपर्टी की लीगल टेक्निकल, ये सारा कुछ इन्वॉल्व होता है। ओके, इसमें आपने जो कुछ ज़रूरी बातें जो बैंक देखता है एक पोटेंशियल कस्टमर में जिसको उसे लोन देना है, और क्योंकि बैंक के लिए भी ज़रूरी है कि उनका जो कस्टमर है वो डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। आपने क्रेडिट स्कोर की बात की। क्रेडिट स्कोर एक सस्ता कर्ज लेने के पीछे एक बहुत बड़ा एक पैमाना माना जाता है, पैरामीटर माना जाता है। तो सस्ता कर्ज कैसे मिलेगा, ये कई लोगों का सवाल होता है। इसी में मैं क्रेडिट स्कोर के इंपॉर्टेंस पर थोड़ी चर्चा आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल हमसे यही होता है कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, अच्छा क्रेडिट स्कोर होता क्या है। तो क्रेडिट स्कोर अगर हम थोड़ा सा संक्षिप्त में आपसे समझें तो क्रेडिट स्कोर क्या बताता है एक ग्राहक के बारे में, एक बैंक को? जी, स्वाति, अगर इसको बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं तो क्रेडिट स्कोर बेसिकली एक तरह का आपका रिपोर्ट कार्ड है। हर कस्टमर का एक रिपोर्ट कार्ड होता है जिसको कि वो दर्शाता है कि जब भी कस्टमर ने जितने भी आज तक अपने जीवन में कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो भी लिया है, उसके ऊपर उस कस्टमर की जो रीपेमेंट है वो ठीक से वापस बैंक को ईएमआईज आए हैं कि नहीं आए हैं, उनका ओवरऑल रीपेमेंट ठीक रहा है कि नहीं रहा है। सो ये बेसिकली एक उसका रिपोर्ट कार्ड है। आपका इसमें एक स्कोर भी एलोकेट होता है। एक तो आपकी कुछ ट्रेड लाइंस होती हैं जिसमें स्पेसिफिक जो जो आपने लोन लिए हैं उसमें कब कब आपने ईएमआईज दी हैं वो दर्शाते हैं उसमें। उसके अलावा एक ओवरऑल कस्टमर को स्कोर दिया जाता है। ये स्कोर 300 से लेकर के 900 के बीच में होता है। जितना ऊपर ये स्कोर होता है उसको उतना अच्छा माना जाता है। 900 सबसे बढ़िया है। और मान लीजिए एक एवरेज स्कोर बोले तो 750 के ऊपर मैं कहूंगा एक अच्छा स्कोर माना जाता है। उसके नीचे यदि स्कोर है तो बैंक्स थोड़ा सा रिस्क अवर्स हो जाते हैं। और जैसा कि आपने बताया, सस्ता कर्ज लेने के लिए आज की डेट में बैंक्स ने रिस्क बेस्ड प्राइसिंग भी चालू कर दिया है। तो जिस कस्टमर का स्कोर अच्छा है वो कम रिस्की माना जाता है, जिसका मतलब है कि उन्होंने अपने सारे कर्ज को टाइम पे अदा किया है, तो बैंक उसको कम रिस्की मानते हुए उनको ब्याज दर भी जो होती है थोड़ी सी बाकी कस्टमर से कम देने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि ये कस्टमर का हिस्ट्री अच्छा रहा है रीपेमेंट में, आगे भी ये हमको रीपेमेंट जो है अच्छे से करते रहेंगे। बिल्कुल, ये समझना बेहद ज़रूरी है कि क्रेडिट स्कोर एक वन ऑफ द मेजर पैरामीटर्स होता है जो कि बैंक देखता है आप में जब आपको एक कर्ज लेना होता है। और अगर सस्ता कर्ज आपको लेना है तो जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होगा, आपकी जो रीपेमेंट हिस्ट्री है वो आपको सहायक होगी आपके आने वाले किसी भी लोन के लिए। हमने ये भी देखा अभिनव कि ड्यूरिंग पैंडेमिक टाइम पे बैंक्स ने जो ये अच्छे क्रेडिट स्कोर का जो पैरामीटर था वो और भी ज़्यादा ऊपर कर दिया था, मतलब बेंचमार्क और भी बढ़ा दिया था। मतलब अगर आपका 750 भी क्रेडिट स्कोर है
वैसे कस्टमर को भी बैंक काफ़ी हद तक लोन नहीं दे रहे थे। अब क्या सिनारियो है, क्योंकि जैसा हम अभी नए ऑफर्स की बात कर रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस 800 से ऊपर आपका सिबिल स्कोर होना चाहिए, मतलब 750 से भी काम नहीं चलेगा। 800 to 900 मतलब ऑलमोस्ट 90 to 100% आपका एक परफेक्ट स्कोर होना चाहिए। जी स्वाति, देखिए जब भी इकोनॉमी में थोड़ी सी स्लोनेस आती है, जो कि हमने पैंडेमिक के टाइम पे देखा, तो बैंक्स या जो लेंडर्स होते हैं वो थोड़े से विजिलेंट हो जाते हैं, ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनको पोर्टफोलियो मैनेज करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि उस टाइम पे देखा जाता है कि अमूमन लोग ज्यादा करके डिफॉल्ट भी करते हैं, क्योंकि उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी जो है वो सडनली कम हो जाती है। तो आपने ठीक कहा कि जब पिछले साल कोविड के टाइम पे थोड़ा सा ये देखा गया, बैंक्स ने अपनी पॉलिसीज को काफी हद तक टाइट किया था, बट अब थोड़ा मैं कहूंगा रिलैक्स हो रहा है। जैसे जैसे ओपनिंग्स हो रही हैं, पॉलिसीज थोड़ी रिलैक्स हो रही हैं, बैंक्स भी उसको काफी लीनियंट वे से देखने को तैयार हैं आज की डेट में। सो ओवरऑल सिचुएशन में कहूंगा पिछले साल से काफी बेटर है। बाकी जहां तक रहा कि एक परफेक्ट स्कोर का सवाल, तो ये जो रेट्स होते हैं ये ज्यादातर करके देखा जाता है कि आपके जो स्कोर है क्रेडिट स्कोर से जुड़े रहेंगे। जैसे आपने बताया 800 के ऊपर है, तो 800 के ऊपर डेफिनेटली काफी अच्छा स्कोर है, और वो इसीलिए उस कस्टमर को पिक एंड चूज करके देना चाहते हैं कि अगर मैं एज अ बैंक आज की डेट में किसी को सबसे सस्ता दर दे रहा हूं, तो आई वुड वांट टू मेक श्योर कि वो सबसे अच्छे कस्टमर हैं जिनका की रीपेमेंट सबसे बेहतरीन रहा है। तो मैं कहूंगा ये तो एक बैंक की रिस्क बेस्ड पॉलिसी है। उसके लिए जो भी कस्टमर्स क्वालिफाई करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल अभिनव, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इसमें हमारे पास यही आता है दर्शकों का कि क्रेडिट स्कोर हमारा बिगड़ गया, अब उसको सुधारना कैसे है। अब किसी को होम लोन लेना है आने वाले टाइम पर, तो उससे पहले सिबिल स्कोर तो अच्छा करना पड़ेगा। सुधारने के लिए क्या किया जाए? जी देखिए, अगर तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, तो उसको सुधारने के लिए कुछ बेसिक टिप्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। देखिए, पहला तो ये है कि कभी भी आप जितनी EMI पे कर सकते हैं मंथली, उससे ज्यादा का लोन ना लें। मान लीजिए आप 10,000 रुपए हर मंथ एक महीने की EMI दे सकते हैं, तो आप लोन अमाउंट भी उसी के प्रोपोर्शन में ले, ताकि आपकी EMI उसको एक्सीड ना करे। तो बिकॉज ये एक बेसिक प्रिवेंशन है। दूसरा मैं ये बोलूंगा कि जितने भी आप लोन ले चुके हैं उसकी EMIs को टाइम पे दें, और हर EMI की एक ड्यू डेट होती है, इंश्योर करें कि आपकी पेमेंट उस ड्यू डेट पे जा रही है। तीसरा मैं बोलूंगा कि जैसे यदि आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड्स है, तो वो क्रेडिट कार्ड्स को आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तक ना लेके जाएं, क्योंकि अगर आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तक लेके जाते हैं तो उसको थोड़ा सा एक नेगेटिव वे में देखा जाता है कि अच्छा, आपके पास यदि 1 लाख की लिमिट है और आपने पूरा 1 लाख कंज्यूम कर लिया है, तो थोड़ा सा एक माना जाता है कि कस्टमर थोड़ा सा क्रेडिट हंग्री है। तो आप इसको 30 से 40%, 50% मैक्सिमम तक अगर लेके जा सकते हैं तो वो बेटर है। उसके ऊपर उसको फुल पे करें, रिवॉल्व ना करें अपने क्रेडिट कार्ड्स को। चौथा बोलूंगा कि आप एज अ कस्टमर ज्यादा अप्लाई ना करें लोन्स के लिए, कि आप यदि मान लीजिए एक साथ 3-4 जगह पे अप्लाई करते हैं, तो उसको बेसिकली फाइनेंशियल भाषा में एक इंक्वायरी बोला जाता है, एक इंक्वायरी जनरेट होती है, और जितनी ज्यादा आपकी इंक्वायरीज होती हैं, उतना आपका जो स्कोर है वो कम होता जाता है, क्योंकि उसको जो बैंक्स देखते हैं कि आप अप्लाई तो कर रहे हैं पर आपको लोन मिल नहीं रहा है, तो किसी कारणवश आपको जो क्रेडिट है उसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है, बट एप्लीकेशन बार बार आ रही है, इसका मतलब है आपको ज्यादा लोन की आवश्यकता है। तो बेसिकली ज्यादा रिजेक्शन ना हो उसका ध्यान रखें। ये 4-5 चीजें हैं, बहुत बेसिक हैं, बट अगर इसको फॉलो करें तो किसी भी कस्टमर का यदि अगर स्कोर कम है
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें समय लगता है, कम से कम 6 उसको से 8 सुधारा जा महीने, 10 सकता है। महीने का समय। बिल्कुल। जी, वो आपका स्कोर धीरे-धीरे ऊपर आ जाएगा। तो अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अभिनव ने जैसे जिन पॉइंट्स को बोला कि अभी से तैयारी शुरू करें अगर आपको आने वाले 6 से 8 महीनों में कोई लोन लेना है तो, और ये किसी भी प्रकार के लोन पर अप्लाई होता है, होम लोन लेना है तो उससे पहले आपको अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारना पड़ेगा। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद कुछ और सस्ते होम लोन पाने के टिप्स पर हम चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान अभिनव कौल हमारे साथ बने हुए हैं। देखते रहिए मनी गुरु। घर खरीदने का सस्ता मौका है आपके पास। ज्यादातर बैंक्स इस वक्त लोएस्ट रेट पर होम लोन दे रहे हैं। आपको इसका फायदा कैसे उठाना है, कैसे उठा सकते हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। क्रेडिट स्कोर की हमने ब्रेक से पहले बात की। अभिनव, अब ये समझना जरूरी है कुछ और तरीके हैं जिससे कि सस्ता लोन पाया जा सकता है। इसमें जो इंक्वायरी हमारे पास आती है, क्या जॉइंट होम लोन लेने से अगर आपका जो को एप्लीकेंट है उसको आप जोड़ते हैं अपने होम लोन में तो उससे कुछ फर्क पड़ता है? जी देखिए, अगर आपको एक ज़्यादा हायर लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है और एक सिंगल पर्सन के इनकम के ऊपर वो लोन अमाउंट पूरा नहीं हो रहा है, तो आप एक को एप्लीकेंट भी जोड़ सकते हैं। को एप्लीकेंट की इनकम भी उसमें ऐड हो जाती है। सो बेसिकली उसको जोड़ने से आपकी जो एलिजिबिलिटी है होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो को एप्लीकेंट जरूर लें। और जनरली बैंक्स इंश्योर करते हैं कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपके साथ एक को एप्लीकेंट वो कई बार इंसिस्ट भी करते हैं कि एक को एप्लीकेंट आ जाए तो बेटर रहेगा लोन स्ट्रक्चर में। ओके, और जॉइंट होम लोन पर इनकम टैक्स का फायदा भी मिलता है, ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अगर आप जॉइंट होम लोन लेना चाहते हैं। और जैसा अभिनव ने बोला, और अगर आपका होम जो लोन अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम लोन टू वैल्यू रेशो पर भी आप ही समझना चाहते हैं कि एक तो लोन टू वैल्यू रेशो होता क्या है और कम लोन टू वैल्यू रेशो एक सस्ते लोन को कैसे दिला सकता है? जी देखिए, लोन टू वैल्यू रेशो एलटीवी बेसिकली होता है कि आपकी जितनी भी इनकम है उसके ऊपर आपको मैक्सिमम जो एक ईएमआई है वो कितनी बन सकती है। तो एक तो आपका सबसे पहले बैंक चेक करता है कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है। दूसरा वो चेक करता है कि आपका लोन टू वैल्यू है। मान लीजिए आपका 1 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी है तो मैक्सिमम उस पे आपको कितना लोन मिल सकता है वो डिपेंड करता है करीब करीब 75% से 90% के बीच में तक ये जाता है। सो बेसिकली ये इंटरनल बैंक के क्राइटेरिया होते हैं कि आपका एक तो वो डेट बर्डन चेक करते हैं और आपका लोन टू वैल्यू चेक करते हैं। दोनों को एक तरह से मैं कहूंगा साथ में आकलन करके फिर एक लोन अमाउंट डिसाइड होता है, फिर एक ईएमआई डिसाइड होती है कंज्यूमर की। ओके, और ये फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशो से कितना अलग है? क्या जिसको फॉयर भी कहते हैं बहुत आसान भाषा में, तो बैंक जो है वो किसी ग्राहक का फॉयर भी देखते हैं एक लोन सैंक्शन करने से पहले? अभिनव जी बिल्कुल देखते हैं। इसका बेसिकली ये मतलब है कि अगर मैं एज अ कस्टमर 100 रुपए कमा रहा हूं तो मैक्सिमम मेरे को कितने रुपए की ईएमआई दी जा सकती है। जो इनकम है उसके अगेंस्ट मेरे को कितना ऑब्लिगेशन है जो कि एज अ मंथली आउटफ्लो दिया जा सकता है। तो एक सर्टेन बेंचमार्क होता है कि X% के ऊपर बैंक्स चाहते हैं कि ना जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए 100 रुपए मेरी इनकम है और मैं 80 रुपए की ईएमआई बांध लेता हूं तो मेरे पास 20 रुपए ही बचते हैं। तो एक तरह से मेरे को बाकी खर्चे भी निकालने हैं उसमें। तो ये फॉयर की एक कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ना सिर्फ होम लोन में बल्कि किसी भी लोन में। ओके, तो ये दो रेशोज आपको ख्याल रखना है। हालांकि बैंक ये देखते हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से एक बिल्कुल क्लीन रहना है अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में कि जिससे कि आपको कोई भी तरीके के लोन लेने में दिक्कत ना हो। और जैसा अभिनव ने बताया था कि ज़रूरत से ज़्यादा जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही लोन लें, ज़रूरत से ज़्यादा लोन न लें। ये इसका एक सिंपल सोल्यूशन है।
अब समझना जरूरी है कि किसी को होम लोन लेना है तो उससे पहले उनको होमवर्क क्या करना चाहिए, जिससे कि एक तो सस्ता भी होम लोन मिले और बेस्ट से बेस्ट ऑफर उनके पास आए। जी, देखिए स्वाति, होम लोन मैं कहूँगा एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। तो कभी भी किसी को होम लोन लेना है, तो सबसे पहले तो उनको ये समझना पड़ेगा कि वो उनका इनकम क्या है और उस इनकम के ऊपर एक्सपेंडिचर क्या है, उसके ऊपर वो कितनी ईएमआई दे सकते हैं। तो पहला तो एक इंटरनल एनालिसिस करना पड़ेगा, एक फाइनेंशियल एनालिसिस खुद का करना पड़ेगा कि मैं इतनी ईएमआई पे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जिसके ऊपर कि मुझे एक फाइनेंशियल सैंक्शन मिल जाए। पहला तो ये हो गया एक इंटरनल एनालिसिस। दूसरा है आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। मार्केट रिसर्च में आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा बैंक जो है वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है, उसमें क्या प्रोसेसिंग फीस लगेगी, उसमें क्या टर्न अराउंड टाइम है, आपको समय पे डिस्बर्समेंट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो एक ओवरऑल मार्केट का भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा अक्रॉस द बोर्ड की कौन सा लेंडर जो है वो बेस्ट सूटेड है। अब जैसे जनरली देखा जाता है, अगर मेरा सैलरी अकाउंट किसी बैंक के साथ है तो कुछ बैंक्स मेरे को प्री अप्रूव्ड लोन भी देते हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी उनके साथ एक रिलेशन चल रहा है। बैंक को पता है कि ये हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है। तो एक ओवरऑल रिसर्च करनी पड़ेगी एज अ कस्टमर कि मेरा अपना बैंक मेरे को बेस्ट इंटरेस्ट दे सकता है, या हो सकता है ओपन मार्केट में मुझे बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिल जाए। तो एक इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रिसर्च करके ये सारे पॉइंटर्स को ध्यान में रख करके एक फाइनल डिसीजन लेना चाहिए एज अ कंज्यूमर। तो बेसिकली एक पूरा होमवर्क आपको होम लोन लेने से पहले करना है। आप आराम से जो भी लोन रेट्स हैं उसकी ऑनलाइन तुलना भी कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस बहुत सारी होती है, हिडन चार्जेस होते हैं, उसका आपको पता लगाना है। और जैसा अभिनव भी बता रहे थे कि आपकी ईएमआई जो है वो आय के 30 या 40% तक ही आपको सीमित रखनी है। ओवरबोर्ड जाएंगे तो डेफिनेटली ईएमआई नहीं भर पाए, ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस भी हो सकते हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें मैं शो के एंड में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ वो है होम लोन इंश्योरेंस पर भी जो लेंडर्स हैं वो थोड़ा जोर दे रहे हैं। जैसी स्थिति उत्पन्न हुई कोविड के टाइम पर, बहुत लोग नहीं रहे या किसी वजह से ईएमआई देने में दिक्कत पैदा हुई, तो एक होम लोन इंश्योरेंस एक बेहतर तरीका हो सकता है समस्या से पार पाने का। जी बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, देखिए इंश्योरेंस तो बेसिकली आपको कवर करता है इन एनी इमरजेंसी सिचुएशन, राइट। तो इंश्योरेंस यदि कस्टमर अफोर्ड कर सकते हैं, और मैं कहता हूं मान लीजिए लोन अमाउंट पे भी डिपेंड करता है। अगर लोन अमाउंट काफी बड़ा है और आप एक बड़ी लोन उठा रहे हैं मार्केट से, तो जनरली ये सलाह होती है कि आप उसको इंश्योर भी करें, ताकि आगे आने वाले समय में जो कि एक थोड़ा सा फ्लूइड चल रहा है, तो एक इंश्योरेंस हो तो आपके परिवार के ऊपर कल को कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यदि अफोर्ड कर सकते हैं तो एट द टाइम ऑफ लोन इसको जरूर लेके चले। लेकिन ऐसा लेना है 100% ये भी जरूरी नहीं है। आप अपना एक एनालिसिस करें, अंडरस्टैंड करें, टर्म्स एंड कंडीशंस को समझें, उसमें आपको सारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको समझें और फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन ले उसके ऊपर। बिल्कुल, तो होम लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस ये होता है जो कि आप बेसिकली किसी भी ऐसी स्थिति में आकस्मिक मृत्यु हो गई, गंभीर बीमारी हो गई, इनफैक्ट अगर नौकरी चली जाती है तो उस पर भी, नौकरी छूटने पर भी किस्त का भुगतान जो है वो इंश्योरेंस आपका जो बीमा पॉलिसी है उसकी तरफ से हो जाता है। लेकिन जैसा अभिनव ने बोला, कोई इसे कंपल्शन नहीं होता, कोई बैंक आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको लोन के साथ एक इंश्योरेंस लेना ही लेना है। ये कंप्लीटली आपके डिसीजन पर निर्भर करता है। ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप सस्ता लोन ले सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपको अपने घर का सपना पूरा करना है। हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए अभिनव आपका बहुत शुक्रिया। तो आज मनी गुरु की इस खास पेशकश में बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।